हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। आज हम लोग पीएनसी का लेक्चर नंबर 15 कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, कॉम्बिनेशन का आई थिंक सेकेंड लेक्चर था वो, ये थर्ड लेक्चर है कॉम्बिनेशन का। ओवरऑल पीएनसी का ये 15 लेक्चर होने वाला है आपका। उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी कॉम्बिनेशन की, और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने कर रखी थी। आज हम लोग कॉम्बिनेशन उसी कंटिन्यू करते हुए रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि इसके पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, सिंपल आपको आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, तो उसका फॉर्मूला सिंपली आप लोग एनसीआर पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके और आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैज टू बी सिलेक्टेड, तो आपका सिंपल एनसीआर आ जाता है। बट अगर इसमें कंडीशंस आ जाए कुछ, जैसे परमुटेशन में अगर याद हो कि आपको बोला जाता था कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, इतने लेकर के आपको अरेंजमेंट बनाने हैं, और उसमें ये कंडीशन होती थी कि दो वर्ड्स हमेशा एक साथ आए। ठीक है, दो वर्ड्स हमेशा एक साथ ना आए। तो इस तरह के जो केसेस है वो यहाँ पर भी आपके आने वाले हैं, तो उसको हम लोग रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। क्या है रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन? मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शंस कह लीजिए या फिर कॉम्बिनेशंस कह लीजिए। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ये भी आपका चलने वाला, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें कंडीशन में लगा रहा हूं। पहली कंडीशन ये है कि कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक, तब कितने टोटल बनने वाले हैं आप? ठीक, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। यहां पर क्या होगा, n माइनस के NCR माइनस, मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके हमेशा इंक्लूडेड रहने वाले हैं सिलेक्शन में, उनको मैंने n में भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और उनको मैंने r में भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर मैंने उनका कॉम्बिनेशन ले लिया। मतलब क्या कहने का, मान लो मेरे पास में टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, n की जो वैल्यू मेरे पास में 10 है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसमें से मुझे r इक्वल टू 6 ऑब्जेक्ट्स लेकर के सिलेक्शंस बनाने। कितने सिलेक्शंस बनेंगे? तो सिंपल है NCR, यानी कि 10C6 बन जाएंगे अगर कोई भी कंडीशन ना लगाऊं तो। बट यहां पर कंडीशन ये लग रही है कि कुछ उसमें ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो आप सिलेक्शन जब बनाएंगे तो वो ऑलरेडी आपके पास में इंक्लूडेड रहने वाले हैं ऑलवेज। ठीक है, तो मान लो मैं ये करता हूं कि इसमें टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है ऑलवेज, हमेशा। तो जब ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है हमेशा, तो मेरे को तो 6 चाहिए, 6, तो दो तो ऑलरेडी है मेरे पास में। मेरे को सिलेक्शन कितने करना पड़ेगा? 4 का ही ना, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है। तो 6 माइनस 2, यानी कि अब जो मेरा r बन जाएगा, r डैश कह लीजिए, वो बन जाएगा मेरा 4। बात समझिए। अब 2 वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको तो सिलेक्ट करना ही नहीं, उन पर सिलेक्शन की बात होनी ही नहीं है, वो ऑलरेडी हैं। तो टोटल 10 में से भी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर मेरा जो सिलेक्शन होगा वो आउट ऑफ 8 होगा, और कितने करने पड़ेंगे? 4। तो जो नया बन जाएगा फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा? 8C4। दैट मीन्स 8 को हमने क्या लिखा? 10 माइनस 2 C, और 4 को हमने क्या लिखा? 6 माइनस 2। तो कुछ इसी तरह का फॉर्मूला निकल के आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो इन जनरल के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, यहां पर लिख रही के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हमेशा आपके साथ में रहेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें कि ये कभी ना एक साथ हैं, मतलब कभी है ही नहीं, इनको लेना ही नहीं है। ठीक है, के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स नेवर इंक्लूडेड। ठीक है, कभी लेना ही नहीं है इनको। तो फिर से देखिए यहां से क्या हो जाएगा, n माइनस के NCR। अब यहां पर देखिए
मैंने n अफेक्ट हुआ यहाँ पर और r को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। वो क्यों? फिर से वही एग्जांपल, मान लो अगर आपके पास में 10 ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल n, और इसमें से आपको r इक्वल टू 6 का सिलेक्शन करना है, 6 ऑब्जेक्ट्स का। कंडीशन ये लगाइए कि इसमें 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आपको कभी लेने ही नहीं है। बात समझिएगा, यानी कि 2 जो ऑब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट नहीं करने, नॉट सिलेक्टेड, तो इन पर तो आपको सिलेक्शन की टेंशन ही नहीं ना। आप इनको क्या करोगे, इनको आप टोटल 10 से बाहर कर दोगे, क्योंकि उन पर आपको सिलेक्शन करना ही नहीं, वो कभी आपके काउंट होंगे ही नहीं। तो आपके पास में जो नया n बचेगा दैट इज वुड बी 10 - 2 यानी कि 8। कितने बचेंगे यहाँ पर? 8 ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जिन पर आपको सिलेक्शन करना रहेगा। बट यहाँ पर r अफेक्टेड नहीं होगा, r तो अभी भी आपको 6 ही चाहिए। जब इंक्लूडेड था तो 2 ऑलरेडी आपके काउंट हो चुके थे, बचे हुए 4 ही करने थे आपको। यहां पर क्या है, ये तो कभी लेने ही नहीं है, सिलेक्शंस आपको अभी भी 6 ही करने हैं, तो कितने से होगा? आउट ऑफ 8 होगा। तो अगर इसका फॉर्म देखें तो क्या बन जाएगा? 8C6, दैट मींस 8 को हमने क्या लिखा? 10 - 2 एंड C6, तो कुछ इसी तरह से निकल के आ रहा है n - k C। तो जब आपका नेवर इंक्लूडेड आता है तो वो सिर्फ आपको n को अफेक्ट करेगा, r आपका चेंज नहीं होगा, वही रहने वाला। बट ऑलवेज इंक्लूडेड में दोनों अफेक्ट होंगे और दोनों का डिफरेंस रखा जाएगा वहां पर। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है? ये तो हो गया पहला केस। ये कुछ ए पार्ट मान लीजिए, इसका ए मान लो बी। यहां पर क्या कह रहा है? नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n different objects where k particular objects are never together in every selections. देखिए फॉर्मूला अगर मैं लिखूं यहां पर क्या बन जाएगा? NCR माइनस n - k CR - k। ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। परमुटेशन में अगर याद हो कि आपके 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक साथ आने चाहिए, एक तो वो केस बनता था, और एक नहीं आना चाहिए एक साथ हमेशा, है ना, एक वो केस बनता था। और एक टोटल जो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के रहता था, दैट इज NPR। हम लोग क्या करते थे, पहले टोटल निकाल लेते थे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, एंड दैट वाज NPR। फिर इसमें जो नॉट टुगेदर वाला केस होता था, उसको करने का तरीका ये था कि आप जो टुगेदर वाला है उसको इसमें टोटल में से सबट्रैक्ट कर देते थे, तो आपको नॉट टुगेदर वाला मिल जाता था। बात क्लियर है? टोटल में से टुगेदर वाला सबट्रैक्ट कर देते थे तो नॉट टुगेदर वाला आपके साथ में आ जाता था। यहां पर भी सेम काम है, कह रहा है नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वेयर k पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर इन एवरी सिलेक्शंस। कह रहा है जो k पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं वो कभी भी आपके किसी भी सिलेक्शन में एक साथ नहीं आएंगे। तो मैं एक ये केस जनरेट करता हूं कि वो एक साथ कब आएंगे। एक तो ये बना हमारा k पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, तो इंक्लूडेड वाला केस तो ये है n - k CR - k। तो क्यों ना मैं इसको टोटल में से सबट्रैक्ट कर दूं, तो जो कभी नहीं आने वाले वो आपका मिल जाएगा आंसर। तो टोटल बनता है मेरे पास में NCR विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, और उसमें से मैंने सबट्रैक्ट कर दिया जो साथ में इंक्लूड रखेगा। तो नॉट टुगेदर वाला केस आपका जनरेट हो जाएगा, दैट इज NCR - n - k CR - k। क्लियर है इतना? थर्ड केस अगर देखें यहां पर, थर्ड केस कुछ नहीं है, इन दोनों का एक साथ अगर काम करना हो कि आपके पास में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको इनमें से r का सिलेक्शन करना है जिसमें से p इंक्लूडेड है ऑलवेज, ठीक है। अगर मान लो ये दोनों केस एक साथ हो जाएं तो p इंक्लूडेड और q एक्सक्लूडेड, कुछ ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने बनेंगे या कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? तो यहां से देखिए n, आप क्या करते हो, n में तो दोनों सबट्रैक्ट होते हैं, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, n - p n - q c। और r में कौन सा सबट्रैक्ट होता है? सिर्फ इंक्लूडेड वाला, तो r - p। और जो q एक्सक्लूडेड है ना, वो r को अफेक्ट नहीं करेगा, r तो आपका उतना ही रहने वाला है।
तो जो इंक्लूडेड है वो, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, n माइनस पी माइनस क्यू सी आर माइनस टी। ये कुछ नहीं है, इन्हीं दोनों को एक साथ मर्ज करके अगर पूछ देता है तो फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, n माइनस पी माइनस क्यू सी आर माइनस टी। बात क्लियर है? चलिए अब ये जो मैंने यहाँ पर पढ़ा इस पर बेस्ड एक दो प्रॉब्लम्स लगा लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस ऑफ 6 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम 11 डिफरेंट बुक्स इफ, पहला पार्ट क्या कह रहा है, 2 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड एंड सेकेंड पार्ट आर नेवर सेलेक्टेड, 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नेवर सेलेक्टेड। तो ये प्रॉब्लम वही केस फर्स्ट और सेकेंड जैसा लग रहा है। तो यहां पर क्या है सॉल्यूशन में, अगर देखें आपके पास में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, दैट इज 11। आपको सिलेक्शंस कितने का करना है, 6 बुक्स का, यानी r इक्वल टू 6 है आपके पास में, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड, 2 पर्टिकुलर बुक्स ऐसी हैं, मान लो फिजिक्स और मैथ, 2 ऐसी बुक्स हैं जो आपको हमेशा ही लेनी है, उन पर तो कोई आपके पास में ऑप्शन नहीं है। तो जो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा, वो कौन सी होंगी, 4 बुक्स आपको और सेलेक्ट करनी होंगी। और क्योंकि आपने फिजिक्स और मैथ ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी हैं तो आप इसमें से आप सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर आपका 2 है। अगर आप समझ पा रहे हैं कि वो जो k पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की बात की जा रही थी वो यहाँ पर ये है 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्योंकि ऑलवेज सिलेक्टेड है, ऑलवेज इंक्लूडेड है, दैट मीन्स 11 माइनस 2 एंड सी आर माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9c4 आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 9 8 7 6 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा 4 3 2, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक। कितना आ जाएगा यहाँ से, 42 एंड 3 126 आ जाएगा। तो 126 इसके टोटल सिलेक्शंस बनने वाले हैं। सेकेंड केस अगर देखें, कह रहा 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर सेलेक्टेड, नेवर सेलेक्टेड में सिर्फ एन इफेक्ट होता है आपका, तो यहां से क्या होगा, के अभी भी 2 ही है, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो बन जाएंगे 11 माइनस 2 C6, 9C6 आ जाएगा इसका। तो 9 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 9 8 7 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 3 2 6 आ जाएगा एंड कितना हो जाएगा ये 3 2 3 9 3 2 6 3 4 2 4, ठीक है। ये 84 आ जाएगा, कितना आ गया 84। तो फर्स्ट वाले का आंसर 126 एंड सेकंड का आंसर 84 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इस प्रॉब्लम को अगर देखें क्या कह रहा है, अ पर्सन ट्राइज टू फॉर्म एज मैनी डिफरेंट पार्टीज एज ही कैन out of his 20 friends. Okay. Each party should consist of the same number. How many friends should be invited at a time? एक तो ये पार्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। In how many of these parties would the same friends be found? Okay, एक पार्ट ये पूछ रहा है। यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स आपसे पूछी गई। पहला पार्ट कि कितने मैक्सिमम फ्रेंड्स एक बार में बुला सकता है मैक्सिमम पार्टीज करने के लिए, और सेकंड ये पूछा गया कि उन कितनी ऐसी पार्टीज हैं जिनमें वो एक कॉमन फ्रेंड्स आपका मिलेगा ही मिलेगा। चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन। टोटल फ्रेंड्स अगर यहां पर देखें कितने हैं, n इक्वल टू 20 हैं, ठीक। प्रॉब्लम ध्यान से समझिएगा, कह रहा है अ पर्सन ट्राइज टू फॉर्म एज मेनी डिफरेंट पार्टीज, है ना, वो पार्टीज अरेंज करना चाह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज एज ही कैन आउट ऑफ हिज 20 फ्रेंड्स, वो 20 फ्रेंड्स से मिलाकर के जितनी पार्टी अरेंज कर सकता है वो करना चाह रहा है मैक्सिमम। ईच पार्टी शुड कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर, कंडीशन ये है कि हर पार्टी में जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स आएंगे वो आपके सेम रहने वाले, नंबर ऑफ फ्रेंड्स सेम रहने वाले, ठीक है। हाउ मेनी फ्रेंड्स शुड बी इनवाइटेड एट अ टाइम, ऐसे कौन से नंबर वो सिलेक्ट करे जिससे उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज अरेंज हो जाए। तो यहां पर देखिए वो बात क्या कहना चाह रहा है, यहां पर 20CR, मान लो मैंने R फ्रेंड्स एक बार में बुलाए, तो इस 20CR की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसी की तो बातचीत चल रही है ना यहां पर।
मतलब मैं एक बार में आर को कितने फ्रेंड्स बुला लूं जिससे मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टी अरेंज हो जाए। यानी आर में यहां लगाऊंगा तो जो 20 सी आर की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज मेरे को देख के जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज नहीं पूछे, उसने कहा है आर बताओ कितने, ऐसे कितने फ्रेंड्स आप बुला सकते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज अलाउ कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एनसीआर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एनसीआर अपनी कब प्रोड्यूस करता है, उसके दो केसेस पढ़े थे। अगर एन इवन है, इफ एन इज इवन, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है, आर इक्वल टू एन बाई 2 पर मिलती है। ठीक, सेकेंड केस क्या था, अगर एन ऑड है तो इस एनसीआर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आर इक्वल टू एन माइनस 1/2 और एन प्लस 1/2 पर अपने को मिल जाती है। बात क्लियर है? तो यहां पर एन कितना है आपका, इवन है 20। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स एक बार में बुलाए जा सकते हैं इस 20 सीआर को मैक्सिमाइज करने के लिए, दैट वुड बी आर इक्वल टू 20/2, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मैक्सिमम फ्रेंड्स कैन बी इनवाइटेड एट अ टाइम। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, जो मैक्सिमम वाला था। इन हाउ मेनी वेज ऑफ दीज पार्टीज वुड सेम फ्रेंड्स बी फाउंड। मैं कहता हूं चलो ठीक है, वो एक जो पर्टिकुलर यहां पर 10 बंदे मैंने बुलाए हैं, एक पर्टिकुलर फ्रेंड्स हर पार्टी में सेम है, तो बचे हुए जो 9 हैं आपके पास में, या तो ऐसे समझ लो, ऐसे ज्यादा ही पड़ेगा, ये वन पर्टिकुलर फ्रेंड जो है ये सभी पार्टीज में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो बाकी के बचे हुए अरेंजमेंट कितने तरीके से किए जा सकते हैं। तो ये अगर ये हर पार्टी में इंक्लूडेड है, यानी वो के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, तो ये तो सब में इंक्लूडेड है, तो बनेगा क्या, 20 - 1 सी आर -1, आर कितना है 10, 10 - 1, तो कितना आ जाएगा आंसर 19C9। यहां से ज्यादा क्लियर आ जाएगा वो के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट। बात समझ में? तो जो नंबर ऑफ पार्टीज जिनमें फ्रेंड्स कॉमन मिलेंगे 19C9, इसको सॉल्व कर लेंगे। नंबर बड़ा आएगा इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं 19C9। ठीक है, और आर कितना होगा यहां पर 10। ये दो आंसर आपके ऐसे समझ लीजिए, ये पार्ट फर्स्ट हो गया आपका ये वाला, और ये पार्ट सेकंड हो गया, तो दो आंसर यहां पर आपके आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो देखने वाले हैं वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि अगर आप वो आर कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना हो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, है ना, बीच में आप स्किप नहीं करेंगे। जैसे मान लो, क्या कहने का मतलब मेरा है, यहां पर मान लो मेरे पास में ABCD, ये 4 ऑब्जेक्ट ऐसे दे रखे रो में। यहां पर आपके दो केसेस बनेंगे, एक रो वाला बनेगा और एक सर्कल में बनेगा। ये 4 ऑब्जेक्ट रो में दे रखे हैं मेरे को। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 4 है। पहले करके देख लेते हैं, फिर फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देंगे वहां पर। कॉन्जिक्यूटिव मेरे को दो कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। दो कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव, तो ए बी आप ले सकते हैं, एक तो ए बी बन गया आपका, फिर आप बी सी ले सकते हैं, बी सी भी बन गया, फिर आप सी डी ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन चलेगा, सी डी भी बन सकता है। अब आप यहां पर ये मत कीजिएगा कि आप ऐसे चल रहे हैं, ठीक, लाइन में जब आप चलते हैं तो आप यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, यहां से स्टार्ट किया आपने। अगर आपको यहां से स्टार्ट करना मतलब 5 से 1 पहुंचने वाले हो, काउंटिंग आपकी यहां से स्टार्ट होगी और यहां पर आपकी क्या होगी, एंड होगी। तो यहां पर कितने बने टोटल मेरे पास में, 3 बने टोटल। सिलेक्शंस कितने बने, 3 बने अपने पास में। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर ABCDE, ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, और दो दो का सिलेक्शन बनाना है मेरे को कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स का। तो AB BC ऐसे CD, फिर ऐसे DE, कॉन्जिक्यूटिव रखने हैं ना, आप बैक नहीं आ सकते, यहां से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, समझिएगा। ABBCCD कितने आए यहां पर टोटल, 4 आए। अगर आप ध्यान से देखें n - r
कितना आएगा यहाँ से 4 माइनस 2 यानी कि 2, और इसमें से +1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। टोटल कितने 3 है। यहाँ पर भी n माइनस r + 1 निकालिए, कितना आएगा 5 माइनस 2 + 1 कितना आएगा 3 + 1 4 आ गया टोटल। तो ये अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टोटल कम दे रखे हैं तो रो में, ठीक है, रो में अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम है तब तो आप ऐसे पेयर बना करके निकाल सकते हो, कंबाइन करके निकाल सकते हो। बट अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है तो फिर वहां पर आपका ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा n माइनस r + 1। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, यहां पर आप नोट लगा सकते हैं, नोट लगा ली मैंने यहां पर कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस of r objects are consecutive objects out of n different objects in a row। ठीक है, यहां पर रो में बात की जा रही है, दोनों में डिफरेंस होता है इसलिए इक्वल टू n माइनस r + 1। एक तो पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेम यही चीज चल रही है, सर्कल में अगर करना हो तो कैसे बनेगा, इन सर्कल। वहां पर क्या होता है, वहां पर दो केस आ जाते हैं आपके, एक तो n जब r लेस देन n हो और 1 जब r इक्वल टू n हो। क्या मतलब इसका देख लेते हैं सिनेरियो। जैसे मैंने यहां पर 4 एलिमेंट लिए थे मैंने रो में, ठीक है, तो रो में 4 लिए थे तो n माइनस टोटल थे मेरे पास में 4, सिलेक्शन करना था 2 का, +1 तो कितना आया था यहाँ पर 3 आया था। यहां पर देखते हैं क्या आता है, A B C और ये D, 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने सर्कल में बैठा दिए हैं यहां पर, और अब इनमें से 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है आपको। कितने तरीके से किया जा सकता है, तो देखिएगा यहां से ए बी एक तो हो गया आपका, एक हो गया आपका बी सी, फिर एक हो गया आपका सी डी, फिर आपका हो गया डी ए। ठीक है, सर्किल में क्या होता है एक्चुअली में, सर्किल में आप कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, ठीक है, पता नहीं चलेगा ना कौन किस ऑर्डर में, जहां से आप स्टार्ट कर देंगे वहां से 1 आपका काउंट करने होने लगेगा, और ये ऑटोमेटिक अपने आप से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप किसी एक को स्पेसिफिक कर देंगे वहां से काउंटिंग फिर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सर्कल में ऐसा होता है, लीनियर रो में ऐसा नहीं होता आपका, रो में आपका काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यहां एंड होगी। आप यहां कहीं बीच से ऐसे 1 2 3 फिर ये स्किप हो जाएगा। बट सर्किल में ऐसा नहीं होता, सर्किल में क्या है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4, यहां से कर सकते हैं 1 2 3 4। सर्किल में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं काउंटिंग आपकी, वो हमेशा कैसी कॉन्जिक्यूटिव ही मानी जाती है। तो यहां पर ए बी एक तो ये बन गया, बी सी ये बन गया, सी डी ये बन गया, डी ए ये बन गया। यही एक पेयर डी ए, आप 4 और 1 नहीं ले सकते, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, डायरेक्ट जंप कर जाएगा 4 से 1, वो कॉन्जिक्यूटिव हुआ ही नहीं इसलिए। बट सर्किल में ऐसा है, लगातार ही तो आ रहे हैं, यहाँ पर आप सर्किल में देख सकते हैं, डी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, फिर डी के बाद ए, तो लगातार आ रहे हैं। सर्किल में ये सुविधा हमको मिलती है। तो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए कितने आए टोटल, यहां पर अपने पास में टोटल यहां पर 4 आए, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने थे अपने पास में, वो भी n इक्वल टू 4 थे। सिलेक्शन कितने का करना था, 4 का करना था, और वैल्यू कितनी आई 4 आई। ठीक है, नोटिस कीजिएगा इस चीजों को। फिर से यहां पर देखिए, मैंने यहां पर लिखा भी एक्चुअली में, r अगर आपका लेस देन n है सर्किल के केस में, और कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शंस आपको करने हैं, तो टोटल n ही आंसर आ जाता है अगर r लेस देन n है। यहां पर देखिए 2 का सिलेक्शन करना था मेरे को, कितना करना था 2 का, r इक्वल 4 लिखे, सॉरी यहां पर 2 था, कितना था 2 का सिलेक्शन करना था, ए बी बी सी सी डी। तो r कैसा है, लेस देन n है। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आए कॉन्जिक्यूटिव, 4 आए हैं, और 4 n के इक्वल है, वही r अगर n से कम है तो डायरेक्ट आंसर n आ जाता है, फिक्स रहते हैं इनके आंसर यहां पर। चलो एक 5 का ले लेते हैं, मान लो ए बी सी डी एंड ए। ठीक है, लीनियर में ये आंसर कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। ऐसा नहीं एक काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इस पर मत जाइएगा।
यहां से देखिए क्या होगा, ए बी, आर में 2 ले रहा हूं यहां पर, और एन मेरे पास में 5 है। एक तो ए बी बन गया, फिर बी सी बन गया, फिर सी डी बन गया, फिर डी ई बन गया, और फिर ई ए बन गया आपका। ठीक है, 1 2 3 4 5, कितना है मेरे यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं मेरे पास, यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से आप देख सकते हैं आर इक्वल टू 2 लेस देन एन है, कितना आ रहा है, डायरेक्ट आंसर 5 देता है। और यहाँ पर 1 का क्या सीन है कि अगर आपको पांचों ही लेने हैं तो आर इक्वल टू एन पर तो लीनियर में भी आपका 1 ही आता है आंसर, और सर्कल में भी 1 ही आता है। मान लो आपको 4 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास में, और इन चारों का सिलेक्शन आपको करना है कॉन्जिक्यूटिव ए बी सी डी। ठीक है, तो आप इन चारों को एक बार में काउंट कर ले जाओगे, कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट करो, ए बी सी डी, एक तो बन गया। आप यहां से करोगे तो क्या बनेगा, बी सी डी ए, बी सी डी ए, और यहां से करो सी डी ए बी, सी डी ए बी। हालांकि आप कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में ये सारे कैसे होते हैं, एक ही चीज है, अलग अलग तो है नहीं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में यही फायदा होती है, अगर परमुटेशन होता तो डिफरेंट हो जाते फिर आपके, बट कॉम्बिनेशन है तो इन सबको एक ही काउंट किया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे आपके पास में, 1 आएगा, अगर r इक्वल टू n है तो। वो तो दोनों केस में आता है, रो में भी और सर्कल के केस में भी। इस चीज को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। मान लीजिए अगर आपके पास में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और आपसे ये बोला जाता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस बताने हैं, कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड, कम से कम आप एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन तो करेंगे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहां पर 4 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी है। ठीक है, छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं, समझ में आ जाएगा। एन की वैल्यू यहां पर कितनी है, 4। अभी मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूं, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 4, और इनके आपके टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस बताने हैं। ठीक है, आप नहीं भी लेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट वो भी आपका काउंट होगा। तो यहां पर देखिए आपके पास में क्या क्या चॉइसेस हैं, आप ए को ले सकते हो या नहीं ले सकते, 2 चॉइसेस हैं, यस और नो। तो 2 चॉइसेस ए के पास में होगी। सिमिलरली बी के पास में भी कितनी चॉइसेस हैं, 2, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। ऐसे सी 2, ऐसे डी 2, मतलब इन सब के पास में 2 2 आपके पास में चॉइसेस हैं, आप ले सकते हैं नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने बोल रखा है आप नहीं भी लेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट वो भी आपका सिलेक्शन में काउंट कर किया जाना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 4। ध्यान दीजिए, बट मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड, कम से कम एक ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं, कुछ ज्यादा बड़ा कुछ करना नहीं है, 2 की पावर n आपको करना है, और उसमें से एक वो केस जिसमें मैंने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, एक वो सिलेक्शन, -1 क्या कर देंगे, सिंपल इसमें -1 कर देंगे तो वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात समझ में आई होगी। एक वो केस ऐसा बना होगा ना जहां पर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया होगा, एंड दैट इज ओनली 1 केस। उस 1 केस को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 की पावर 4 -1। तो इन जनरल क्या आ जाता है, अगर आपके पास में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो 2 की पावर n-1 सिंपल आंसर आ जाता है इसका। ठीक, इसको अगर आप दूसरे तरीके से ये समझना चाहें तो बहुत सिंपल है, एटलीस्ट 1 शुड बी। तो मैं क्या करता हूं, आपके पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, आप केस क्या बनाओगे, आपने कहा कि मैं उस n में से एक सेलेक्ट करूं, या फिर n में से 2 का सिलेक्शन करूं, या फिर n में से 3 का, या फिर ऐसे ही NCN, है ना। मैं इसका एक्चुअली प्रूफ बता दे रहा हूं यहां पर, NC1 प्लस NC2। आप इस चीज को ऐसे ही तो लिखोगे, आपसे अगर आप बोला गया कि एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड, आप क्या करोगे, उस n में से आप या तो एक ऑब्जेक्ट ले लो, या फिर NC2 और NC3, और तो ये क्या हो गया, एडिशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया आपका। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दी सारे पॉसिबिलिटी जो भी थी आपके पास। बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 + x का एक्सपेंशन अगर आप जानते हैं तो क्या होता है, NC0 x NC0 NC1x प्लस NC2x² एंड डॉट 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 प्लस NCN x की पावर n, ये होता है।
यहाँ पर अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 + 1 की पावर n इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 ना ncn। ये आपका सम ऑफ बाइनोमियल, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग ये बोलते हैं इसको। इसकी जो वैल्यू आई 2 की पावर n आई है, ध्यान से अगर आप देखें, बट अपने पास सिर्फ क्या है, सिर्फ इतना है, ठीक है, इतना। क्यों ना ये जो nc0 इधर, अच्छा इसको इस साइड भेज दे, nc0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 1, और इधर चल रहा है nc1 प्लस nc2 एंड डॉट डॉट प्लस ncn। तो इसकी जो वैल्यू आ गई दैट इज 2 की पावर n माइनस 1, यही है 2 की पावर n माइनस 1। तो आप सिंपली ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, आपने सिलेक्शन सारे उठाए और उन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, वहां से 2 की पावर n माइनस 1 आ जाए। ये डायरेक्ट आप 2 की पावर n माइनस 1 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर डायरेक्ट बेस प्रॉब्लम कर लेते हैं तो और क्लैरिटी हो जाएगी। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस हैं एक क्वेश्चन पेपर में, रेस्पेक्टिवली 3 and 5 क्वेश्चंस। एक सेक्शन ए मान लेते हैं, उसके पास में 3 क्वेश्चंस हैं टोटल, और एक सेक्शन बी है, उसके पास में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। द फॉलोइंग नोट इज गिवन ऑन द पेपर, एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है, इट इज नॉट नेसेसरी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी नहीं, बट ऐसा भी नहीं जिसको आते हैं वो अपना कर सकता है, बट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन इज कंपलसरी। उसने ये जरूर कहा है कि आपको हर सेक्शन से कम एक क्वेश्चन तो जरूर करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कैंडिडेट सेलेक्ट द क्वेश्चंस, बहुत सिंपल हो गया फिर तो सॉल्यूशन। अब यहां पर देखिए हर सेक्शन से आपको कम एक सेलेक्ट करना है, एक सॉल्व करना ही करना है। तो अगर इस सेक्शन की बात की जाए, फ्रॉम सेक्शन ए एटलीस्ट 1 शुड बी सॉल्व्ड या 1 शुड बी अटेम्प्टेड, की बात की गई है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने बन जाएंगे भाई आपके, 2 की पावर n 3 और -1 कितना आ जाएगा 7। सिमिलरली अगर बी की बात की जाए सेक्शन बी से, तो कितना आ जाएगा यहां से 2 की पावर 5 -1 यानी कि 31, ठीक। बट दोनों से करना है आपको, तो लास्ट में क्या बना देंगे आप, हाउ मेनी वेज कैन अ कैंडिडेट सेलेक्ट द क्वेश्चंस, इन दोनों से कितने क्वेश्चंस वो सिलेक्ट कर सकता है टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 31, कितना आ जाएगा 7 and 3, ठीक, ये आ गया यहां से। तो 217 टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ जाएंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी से क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए। बहुत आसान था, है ना। ए कम से कम एक क्वेश्चन करना है 2 की पावर 3 -1, बी से भी कम से कम एक करना 2 की पावर 5 -1, तो दोनों को मिलाकर के कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम कह रहा है देयर आर 3 बुक्स ऑफ फिजिक्स, लिखते चलते हैं यहां पर सॉल्यूशन में। फिजिक्स की कितनी है अपने पास में, 3 बुक्स हैं, 4 ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की 4 बुक्स हैं, एंड 5 ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स की अपने पास में कितनी है 5 बुक्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शंस कैन बी मेड सच दैट ईच कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। हर सब्जेक्ट की एक बुक आपको रखनी है। तो बड़ा ही सिंपल है, यहां पर पहला पार्ट देख लीजिए, 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की एक बुक चाहिए आपको, बहुत सिंपल है। फिजिक्स की कितनी है 3, तो 3c1, कोई सी भी ले सकते हैं ना, एक ही तो चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई केमिस्ट्री की 4c1 और मैथ्स की 5c1, है ना। इस पर तो कुछ था नहीं, ये तो नॉर्मल प्रीवियस जैसे ही है कि आपको आउट ऑफ n में से एक सेलेक्ट करना है, एनसीआर लगा दिया यहाँ पर। सॉल्व कर लेंगे 3 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल, 4c1 4 फैक्टोरियल, 4c1 कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। nc1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5c1 कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। वैसे भी nc1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है, तो आप वहां से निकाल सकते हैं डायरेक्ट।
सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की कम से कम एक बुक आनी चाहिए। तो आपके पास में फिजिक्स की कितनी है 3, एटलीस्ट अगर इस पर लगा दिया हमने 1 तो 2 की पावर 3 -1 मल्टीप्लाइड बाई, केमिस्ट्री की कम से कम एक तो 2 की पावर 4 -1 मल्टीप्लाइड बाई, मैथ्स की 2 की पावर 5 -1, ये कितना दे देगा 7, ये कितना दे देगा 16 -1 15, और यहां से आपको मिल जाएगा 31। इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो भी आएगा वो अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन बुक ऑफ मैथमेटिक्स, इसने सिर्फ मैथ के बारे में कहा है, मतलब आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, आप केमिस्ट्री की सारी, मैथ्स की भी सारी ले सकते हो। एटलीस्ट वन बुक ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ की कम से कम एक बुक आनी चाहिए। मैथ्स के लिए आपके पास में 2 की पावर 5 -1 31, और फिजिक्स केमिस्ट्री की कहानी, फिजिक्स की आपके पास में कितनी है 3। अब यहां पर आप देखिए मैथ्स के लिए उसने बोला कम से कम एक चाहिए, अब फिजिक्स पे आप पे चॉइस है, उसने एटलीस्ट भी नहीं बोला, मतलब आप लो या फिर ना लो, हर बुक के पास में 2 ऑप्शन अवेलेबल है फिजिक्स के लिए। तो कितनी बुक्स है 3, तो 2 की पावर 3, ये फिजिक्स का हो गया, याद है ना वो 2 की पावर है। अगर सब में हाँ या ना का केस बनता है तो 2 2 2, और एटलीस्ट 1 तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, बट यहाँ पर एटलीस्ट का कोई केस ही नहीं, आप लो या ना लो तो 2 की पावर 3। ऐसी केमिस्ट्री के पास में विकल्प बनता, ऑप्शन बनता है आपके पास में 2 की पावर 4 का, तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 31, दिस इज 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ में, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।